Hello my dear students, I welcome you again to watch this channel. बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए तो आपको उसी टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड करो, फैलाओ इसको ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंच सके और उनको बेटर एजुकेशन मिल सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके टॉपिक की, बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके टॉपिक के बारे में। ओके, तो मैं चाहता हूं कि केमिस्ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरा एक ही एम है बस। तो कोशिश करना, अगर आप ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय एटम? एटम क्या होता है बेटा? व्हाट डू मीन बाय एटम? एटम क्या होता है बेटा? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which can take part in a chemical reaction. Smallest particle क्या होगा? Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction. वो छोटे से छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का बेटा जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एटम, उसको एटम बोलते हैं बेटा। अब एक और छोटा सा पॉइंट एटम के बारे में आपको बताऊंगा बेटा। यहाँ पर क्या एटम ऑफ एन एलिमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जरूरी नहीं है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और ये भी जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता इंडिपेंडेंटली। सपोज बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2, H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो इसका अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंट एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता हाइड्रोजन का। इसी तरह बेटा हेलोजेंस लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। डाई मीन टू, एटॉमिक वर्ड इज रिलेटेड टू एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन टू एटम्स होंगे, Cl2, Br2, F2, I2 मीन अगेन सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा इनका भी, इंडिपेंडेंटली इनका एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट बेटा सोडियम है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Na, इंडिपेंडेंटली इसका एटम एग्जिस्ट कर सकता है, मैग्नीशियम है एग्जिस्ट कर सकता है, एल्यूमिनियम का एटम एग्जिस्ट कर सकता है, आयरन का एटम एग्जिस्ट कर सकता है। मीन एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं यही पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, एटम में और may not exist independently एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल बेटा हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2, नॉट इन द फॉर्म ऑफ H, तो इसका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली बेटा हेलोजेंस में बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, all these exist in the form of diatomic molecules, exist in the form of diatomic molecules बेटा। diatomic molecule, di mean two, atomic को related to atom mean two atoms होंगे इनके molecules में। ओके, F2, Cl2, Br2, I2 mean cannot exist independently, cannot exist independently. Their atoms, we can say their atoms cannot exist independently. इंडिपेंडेंटली इनके एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इनके भी। बट सोडियम
can exist independently. Magnesium can atom of magnesium can exist independently. Aluminium atom can exist independently. Iron atom can exist independently. All these atoms can exist independently. मीन इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने एग्जांपल दिए बेटा, इसको जस्टिफाई करने के लिए कि एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं डिस्कस बेटा, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। भाई सब एटॉमिक मीन सब मीन छोटे और एटॉमिक रिलेटेड टू एटम, बार बार बोल रहा हूँ, मीन एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। मीन जिनसे मिलकर एटम बनता है, दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे बेटा, जिनसे मिलकर एटम बनेगा। ओके, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन बेसिक रिक्वायरमेंट है ये एटम की, इसलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल रहे हैं बेटा। और वी कैन से फंडामेंटल पार्टिकल्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एटम के लिए। ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, और वी कैन से दूसरा नेम इनका बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वी कैन से बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब मीन स्मॉलर पार्ट, किसके? एटम के, एटम के स्मॉलर पार्ट। ओके बेटा, सब मीन स्मॉलर पार्ट हो गए, किसके? एटम के। एटम के जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको मीन जिनसे मिलकर एटम बन रहा है उनको हम कलेक्टिवली फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो मेन थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो मेन रिक्वायरमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटम, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutrons beta. These are collectively known as subatomic particles or fundamental particles. collectively मीन इकट्ठे बोलेंगे इनको, इकट्ठा अगर तीनों को एक ही नेम से पुकारना है, एक ही नेम से बोलना है, तो क्या हो सकता है बेटा? फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। आर कलेक्टिवली नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, अब इनके बारे में कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पर इनकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक। ओके, तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, आपको नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत याद होगा, तो वही है डिस्कवरी में सब कुछ। बेस्ड अपॉन दैट नॉलेज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। उसके बाद हम बेटा आगे का अपना सिलेबस प्रोसीड करेंगे 11th के लेवल का। ओके, हाँ जी। नाउ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल which has 1 unit negative charge। इसका चार्ज क्या होता है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, एंड हैज ए मास 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में 1/1837 पार्ट इसका मास होता है। ओके, देखिए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज ए फंडामेंटल और वी कैन से सब एटॉमिक पार्टिकल which carries क्या 1 unit negative charge and has a mass of 1/1837 of the 37th of the hydrogen atom, of that of hydrogen atom बोल सकते हैं। 1/1837
पार्ट ऑफ दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ऐसे बोल दो, या फिर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उसका 1/1837 पार्ट इसका मास होता है बेटा, और चार्ज कितना होता है बेटा, इट कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल which carries 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज and has a mass of 1/1837 of the hydrogen atom. ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यदि ये वैल्यू कैलकुलेट करें हम, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास of electron, electron is represented by this, okay, E negative electron होता है symbol, that is better 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kilogram, or we can write 9.11 into 10 raised to power minus 28। अगर ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, किलो को मल्टीप्लाई करेंगे, किलो मीन 10 raised to power 3, 10/3 बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, minus 31 plus 3 कितना रह जाएगा, minus 28। 9.11 into 10 minus 28 ग्राम में है तो ये मास होगा इलेक्ट्रॉन का, और किलोग्राम में लेना तो बेटा 9.11 into 10 minus 31 किलोग्राम ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का बेटा। अब चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, दैट इज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज मीन minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs। दिस इज 1 यूनिट नेगेटिव, 1 यूनिट ये है, दिस इज 1 यूनिट चार्ज, इसको कंसीडर किया गया, 1.6 10 minus 19 कूलम नेगेटिव चार्ज, माइनस लगा दिया। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है बहुत बार। ओके, अगर मान लिया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, टोटल चार्ज आपको दे दिया, नेगेटिव में दे दिया है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंसीडर कर लेना। अगर आप उसको, आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको बोल दिया सैंपल है और टोटल चार्ज उनका मैग्नीट्यूड दे दिया सिर्फ आपको, तो आप इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। साइन साथ में दिया तो आप इसका भी साइन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाए कहीं न्यूमेरिकल में आपसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो नहीं होंगे ना, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अंडरस्टैंड किया पॉइंट, इसलिए अब बट होता क्या है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। नाउ एक और बेटा, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो रिप्रेजेंटेड बाय E/m, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ज टू मास रेशो, E/m से इंडिकेट करते हैं बेटा चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज 1.76 into 10 raised to the power 8 coulombs per gram, ये वैल्यू होती है बेटा चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.76 into 10 power 8 coulombs per gram, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एग्जैक्ट वैल्यू लेनी हो तो थोड़ा सा और हम 2 डेसिमल तक ले सकते हैं, 1.602 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, तो बट जनरली ये वैल्यू लिखी जाती है 1.6 into 10 power minus 19 coulombs। ओके बेटा, हाँ अब एक और पॉइंट, तो चार्ज के बारे में, चार्ज किसने डिस्कवर किया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन, मिलिकन ने कैलकुलेट किया था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय, किसने कैलकुलेट किया था, मिलिकन, MILLIKAN, दिस मिलिकन ने कैलकुलेट किया था बेटा। मिलिकन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके थ्रू चार्ज कैलकुलेट किया था बेटा इसका, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन, मिलिकन ने कैलकुलेट किया था ये, तो याद रखना। डिस्कवरी किसने की थी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson in 1897 में J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था बेटा इलेक्ट्रॉन को। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा प्रोटॉन, सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होगा बेटा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है बेटा, दिस इज आल्सो सबएटॉमिक पार्टिकल बेटा। प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, बट प्रोटॉन पर बेटा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बस डिफरेंस इतना ही है, वैल्यू वही है चार्ज की 1.6 10 19 कूलम्स। ओके,
जो प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट होता है, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है बेटा। तो सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल इज प्रोटॉन। प्रोटॉन बेटा जनरली p पॉजिटिव से इंडिकेट कर देते हैं इसको, प्रोटॉन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट इन 1886। 1886 में डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। होता है क्या बेटा, अगेन इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल और सबएटॉमिक पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल which carries 1 unit पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा था बेटा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था। इस पर कैसा है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। लगभग हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है इसका मास बेटा, हैज ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज प्रोटॉन। प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है। तो जो मास होता है इसका, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये होता है बेटा। और अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। किलो के लिए 10⁻³ फिर से इतने ग्राम। दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास है। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन हो गया हमारे पास। अब चार्ज में बोल ही रहा था थोड़ी देर पहले, 1 यूनिट वहां नेगेटिव चार्ज था, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर क्या होगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वैल्यू वही है, सिर्फ साइन का चेंज है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। दिस इज 1 यूनिट और ये पॉजिटिव हो गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज टू मास रेशो भाई प्रोटॉन की, चार्ज टू मास ratio, that is we can say E/m ratio, E/m, that is 9.58 beta into 10⁻⁴ coulombs per gram. This is charge to mass ratio of proton. Proton की charge to mass ratio होती है बेटा। Okay, so this is all about proton। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I think you can understand easily बेटा। Now थर्ड टाइप ऑफ जो पार्टिकल है फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रॉन। बट न्यूट्रॉन को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रोसेस डिस्कस करना, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। व्हाट डू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद हम न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बेटा। रेडियो एक्टिविटी नेम से पता चल रहा है कि कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होते हैं बेटा। अनस्टेबल न्यूक्लियाई मीन जो स्टेबल नहीं होते, तो डिकम्पोज होकर स्मॉलर न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। स्मॉलर न्यूक्लियाई मोर स्टेबल होंगे बेटा, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस हार्मफुल रेज। हार्मफुल रेज प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हैवी न्यूक्लियाई है जो अनस्टेबल है, स्टेबल न्यूक्लियाई लो और लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं बेटा थ्रू दिस प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। ओके, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो जब मैं आपको बता रहा था कि जब हैवियर न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बेटा दे एमिट स्पॉन्टेनियस रेज, दे स्पॉन्टेनियसली एमिट हार्मफुल रेज। स्पॉन्टेनियसली में लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं, हार्मफुल रेज प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं रेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, these rays are very harmful and this process of emission of harmful rays is called radioactivity। और जो substances जो harmful rays emit करते हैं these are called radioactive substances। और अगर एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे इसको, कोई सब्सटेंस एलिमेंट है वो तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो रेडियोएक्टिविटी क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस emission, spontaneous emission of harmful rays
by some elements like uranium, thorium, etc. By some elements, एग्जाम्पल दे देता हूँ साथ के साथ ये, by some elements like uranium, रेडियोएक्टिव होते हैं ये एलिमेंट, थोरियम, या सिंपल मैं पहले डेफिनेशन दे दूं इसकी, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ हार्मफुल रेज इज बाय सम सब्सटेंसेस और बाय सम एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। ऐसे बोल देता हूं, बाय सम एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, इसको रेडियोएक्टिविटी बोल देंगे बेटा। ओके, एंड द सब्सटेंसेस or the elements which emit these harmful rays are called radioactive elements, and the elements which emit these harmful rays beta are called radioactive elements, उनको radioactive elements बोलते हैं बेटा। These are called radioactive elements. Examples क्या हो सकते हैं बेटा? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, etc. Okay, these are the radioactive elements बेटा। रेडियम भी रेडियोएक्टिव होता है। रेडियम कई बार आपने जो देखा हो, घड़ियां होती हैं, है ना, घड़ियों में रात को भी लाइट दिखाई देती है, यहाँ छोटे छोटे पॉइंट ग्रीन कलर से दिखाई देते हैं, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, और लाइट येलो ग्रीन कलर के पॉइंट दिखाई देते हैं बेटा। ओके, तो क्या होता है, वो रेडियम डाला होता है, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में होता है, वो रेडिएशंस एमिट करता है, उन रेडिएशंस एमिट होने की वजह से वो लाइट दिखाई देती है, आपको कलरफुल हो जाता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल डाल देते हैं थोड़ा सा उसमें साथ के साथ। ओके, नाउ तो the substances which emit these harmful radiations are called radioactive substances, and this process or this phenomena of spontaneous emission of harmful rays by some substances or by some elements is called radioactivity. क्या होता है रेडियोएक्टिविटी में, कैसे होता है ये प्रोसेस बेटा? देखिए, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हम लेंगे, वैसे तो देखो बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी a large number of harmful radiations are produced, but here we discuss three main type of radiations. These are alpha, beta and gamma rays. three types की rays हम डिस्कस करेंगे बेटा। Suppose this is lead box, ये lead box लिया बेटा, this is lead box। lead की कैपेसिटी होती है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल रेडिएशंस को। ओके, तो lead box, ये कैविटी है, this is lead box, lead box, lead का बना हुआ है। दिस इज कैविटी, ये कैविटी है, इसके अंदर कैविटी, इसके अंदर हमने ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट रख दिया यहाँ पर, दिस इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, दिस इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, दिस इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट बेटा। ओके, नाउ जैसे हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखेंगे इसके अंदर, इट एमिट रेडिएशंस एमिट करेगा, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए, दिस इज ए फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट। फ्लोरोसेंट मटेरियल लगे होते हैं इनके ऊपर बेटा, जैसे ही रेज यहाँ स्ट्राइक करेंगी तो सिंटाइलेशंस प्रोड्यूस होंगे, सिंटाइलेशन मीन स्पॉट प्रोड्यूस होंगे, पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है, कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा इसको तो। ओके, फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट। हम बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज सपोज नेगेटिव प्लेट एंड दिस इज सपोज पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 प्लेट्स हमने अप्लाई कर दी है। ओके, नाउ व्हाट हैपन, भाई यहाँ से रेज हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, जो प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैकवेल। बैकवेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नेम है बेटा बैकवेल, उसने डिस्कस किया था ये द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी इन 1896। बैकवेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी
BECQUEREL, Becquerel in 1896. The process of radioactivity was discovered by Becquerel. Okay, in 1896 में डिस्कवर किया था। पॉइंट 1 मार्क में कहीं क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एमसीक्यूज भी आते हैं आजकल आपके पेपर में 20 मार्क्स का ही 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं आपके बेटा। ओके, तो क्या पता कहाँ पर आ जाए, तो इसलिए बताना जरूरी है ये पॉइंट। हाँ जी, बैकवर्ल ने डिस्कस, बैकवर्ल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने डिस्कवर किया था ये प्रोसेस, उसने इन 1896। अब क्या था, लेड बॉक्स लिया, रिएक्टिव एलिमेंट रखा है इसमें, इसके अंदर, कैविटी के अंदर रख दिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, वन इज नेगेटिव प्लेट, अनदर इज पॉजिटिव प्लेट, या फोटोग्राफिक प्लेट अप्लाई कर दिया। अब पॉइंट, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पर रखते हैं एलिमेंट इसके अंदर, व्हाट हैपेंस, इट प्रोड्यूस डिफरेंट रेडिएशंस, ये डिफरेंट टाइप रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा बेटा। सम रेडिएशंस bend toward this negative plate, some rays bend towards positive plate of the electric field, some rays go straight without any deviation। कुछ इधर आ गई है बेटा, कुछ इधर चली गई है बेटा, कुछ सीधी चली गई विदाउट एनी डेविएशन। अब पॉइंट यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स बताने हैं हमें यहाँ पर बेटा। द रेज which bend towards negative plate of the electric field। अब भाई आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑलवेज, हमेशा अपोजिट चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, सेम चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर बेटा। ओके, नाउ अगर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, अगर ये रेज इधर बेंड हो गई हैं, अपने आप नहीं हुई, किसने अट्रैक्ट किया है, इस नेगेटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया इनको। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि इन दीज रेज देयर आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और दीज रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। वो जो पॉजिटिवली चार्ज रेज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल। तो जो पार्टिकल के नेम पर इन रेज का नेम रखा गया, दीज आर अल्फा रेज। कौन सी रेज है बेटा, ये अल्फा रेज which bend towards negative plate। अल्फा रेज क्यों है, कैरी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स called अल्फा पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं बेटा, हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं जो इन रेज में होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है बेटा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियाई represented by 2He4, this helium nuclei beta, this is atomic number, this is mass। तो atomic number 2 है तो चार्ज कितना हो गया, +2 चार्ज है। these are the alpha particles having +2 charge, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा। भाई एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी 2 ही होंगे इसके अंदर, पॉजिटिव +2 चार्ज हो गया है ना। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, +2 चार्ज है। तो these are alpha particles, alpha particles are nothing but helium nuclei। क्या होता है बेटा, ये हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस सिंगुलर, न्यूक्लियाई प्लूरल हो गया बेटा। ओके, हीलियम न्यूक्लियाई आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई को लेंगे, ठीक है ना। अब हीलियम न्यूक्लियाई है, जो हीलियम न्यूक्लियस होता है, दिस इज अल्फा पार्टिकल। अब पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज था इसलिए इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया इनको। तो दिस ड्यू टू नेम ऑफ और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल्स, दिस रेज आर कॉल्ड अल्फा रेज। सिमिलर सम रेज बेंड टुवर्ड्स बेटा पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉजिटिव प्लेट मीन पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर, तो इसका मीनिंग ये जो रेज अट्रैक्ट हुई है इसकी तरफ, दिस मीन दैट दिस रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। इन रेज के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर। मीन अब पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, इसका मीनिंग फिर से वही जैसे यहाँ डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज क्यों है इन रेज पर, इसका मतलब इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दीज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इन रेज के अंदर, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स, इन्हीं को बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। सो नेम आफ्टर द नेम ऑफ दीज पार्टिकल्स, दीज रेज आर कॉल्ड बीटा रेज, इनको बीटा रेज बोलते हैं। कैरी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स and represented by बीटा पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1E0, दिस ये होता है बेटा। E इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, -1
1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, मास इज नियरली इक्वल टू 0, लाइटर पार्टिकल होते हैं। 9.11 इन टेन पावर -31 है ना, हम तो जीरो के बाद 2-3 डेसिमल के बाद 2-3 जीरो आ जाए तो ही जीरो कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ तो क्या -31 पावर है, मीन 0.0000 एंड सो ऑन, लास्ट में कहीं जाके 9 आएगा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ओके, तो नियरली इक्वल टू मीन वेरी वेरी लाइट पार्टिकल होता है बेटा, -1 E0, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ रेज which go straight without any deflection, अब ना तो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई ना इसकी तरफ डिफ्लेक्ट, इसका मतलब इन रेज पर कोई चार्ज नहीं है। these rays are called gamma rays, इनको गामा रेज बोलते हैं बेटा। these rays are called gamma rays and carry no charge, कोई चार्ज नहीं है, and carry no charge, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बेटा। these are simple electromagnetic radiations, क्या होते हैं बेटा? These are simple electromagnetic radiations। गामा रेज जो होती हैं, गामा रेज जो है, गामा रेज आर simple electromagnetic रेडिएशन होती है बेटा, कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए किसी का डिफ्लेक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। अब ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे उसमें अल्फा पार्टिकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अल्फा पार्टिकल आपको पता ही नहीं क्या है, तो फिर डिस्कस कैसे करते हैं उसको। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन्स। थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन बेटा। थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बेटा कैडविक ने डिस्कवर किया था इन 1932। कैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स को इन 1932 में बेटा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन वर्ड जो डिस्कवर हुआ दैट इज फ्रॉम न्यूट्रल, मीन कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इनको न्यूट्रॉन बोल दिया, न्यूट्रल। ओके, हिंट मिल रही है आपको नेम से ही, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, मीन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बेटा। ओके, तो थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की? कैडविक ने। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय कैडविक इन 1932 में कैडविक ने डिस्कवर किया था बेटा इनको। ओके, होता क्या है अगेन, कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन दीज आर, और न्यूट्रॉन क्या होगा? इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, सिंपल लिख देता हूं न्यूट्रॉन। ओके, इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल which carries no charge, कोई चार्ज नहीं होता जिसके ऊपर बेटा, एंड हैज ए मास नियरली, फिर से वही बाकी प्रोटॉन वाला ही पॉइंट, इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, एंड बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज क्या आएगा बेटा? वही 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, और वी कैन से 1.67 into 10⁻24 ग्राम, ये होगा बेटा। दैट इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर होता है। अब कैसे? मैंने आपको रेडियोएक्टिव का प्रोसेस बताया, अल्फा पार्टिकल बताया, यहाँ पर कि कहाँ जरूरत पड़ी अल्फा पार्टिकल, कैसे डिस्कवर किया था इसने न्यूट्रॉन को, कैडविक ने। देखिए कैसे, थोड़ा व्हेन कैडविक bombarded lighter elements with alpha particle, fast moving alpha particle से bombardment की, then neutrons are discovered, तब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे बेटा। ओके, when this Chadwick बेटा
बोम्बार्डेड लाइटर न्यूक्लियाई बेटा हम ले सकते हैं यहाँ पर बेरिलियम और बोरोन ले सकते हैं, बिल्कुल लाइटर न्यूक्लियाई है, बेरिलियम बोरोन, दो एग्जांपल ले लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, एटॉमिक मास 9, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11। ओके, लिख दिया मैं यहाँ पर देश। इसकी इनकी बोम्बार्डमेंट क्या बोम्बार्ड किया इनके ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स 2He4, अल्फा पार्टिकल 2He4। देखो रिएक्शन कंप्लीट करो। व्हाट हैपेंस बेटा, जब लाइटर न्यूक्लियाइज हैं, लाइटर एलिमेंट्स हैं, these are lighter elements, when these lighter elements are bombarded with alpha particles, किसके साथ बेटा, अल्फा पार्टिकल्स के साथ बोmbardment की इनकी, then what happens when these alpha particles bombard or strike to this lighter nuclei, then what happens, they convert in new element। कैसे कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट बनेगा इनकी बोmbardment से, ये जो एटॉमिक नंबर नहीं ऐड कर दिया करो, अपने आप पता चल जाएगा आपको कौन सा एलिमेंट बनना। देखो 4 + 2 क्या होगा 6, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का मीन कार्बन मिल जाता है, कार्बन प्रोड्यूस है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, 6 12, ये बन गया बेटा, कार्बन तो बन गया। बट मास देखो यहाँ पर मास इनका टोटल कितना बना 4 + 9 13, यहाँ पर 12, मास बच गया है। अंडरस्टैंड किया पॉइंट, मास बच गया। दिस चार्ज तो 4 × 6 कंप्लीट हो गया, यहाँ पर चार्ज तो कुछ नहीं बचा, मास बच गया है यहाँ पर 0 and 1। दिस हाइड्रोजन का मास वही तो होता है, ठीक है ना, वही। ओके, नाउ तो 0 and 1, 1 U और 1 AMU, ठीक है ना, वही हो गया। इसका 12 U होता है 12 AMU, ठीक है ना, वही चीज। नाउ तो 0 and 1, these are 0 है मीन कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, एंड हैविंग मास नियरली दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो दीज आर न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं इस डेफिनेशन को। ओके, दीज आर न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन डिस्टॉर्ब हो गया बेटा। सिमिलरली इन दिस रिएक्शन यू कैन प्रोड्यूस, देखो 5 + 2 क्या बनेगा 7, 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा नाइट्रोजन, एटॉमिक मास कितना होता है 14। अब देखो हो गया जनरेटिव। अब यहाँ पर 11 + 4 15, यहाँ पर 14 है, फिर से मास बच गया, मीन 0 and 1, these are neutrons, ये न्यूट्रॉन जनरेट हो गए। तो इन दिस वे कैडविक प्रोड्यूस और डिस्कवर्ड these neutrons। ओके बेटा, नाउ तो जो हम यहाँ पर हमने अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किया है सबएटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है हमने बेटा अभी तक। लाइक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, चार्ज क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या चार्ज टू मास रेशियो है। इसी तरह प्रोटॉन के बारे में हमने डिस्कस किया बेटा, क्या चार्ज है, क्या मास है। ओके, इसी तरह बेटा फिर हमने डिस्कस किया है यहाँ पर रेडिएक्टिविटी डिस्कस किया अभी तक यहाँ पर रेडिएक्टिविटी। देन हमने डिस्कस किया बेटा यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ। ओके, किसने डिस्कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। भाई आजकल जो जनरली मॉडल हम डिस्कस करते हैं दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, आजकल जो चल रहा है। बट उससे पहले भी अर्लियर मॉडल आए, वो कौन कौन से थे, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, वो दोनों मॉडल अर्लियर मॉडल्स में आते हैं। अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। पहले जो आए थे मॉडल्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो फेल हो गए बाद में। ओके, अर्लियर मॉडल्स कुछ लिमिटेशंस थी उनकी वजह से वो मॉडल फेल हो गए। अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम, अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। तो इसमें फर्स्ट मॉडल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेटा थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल जे थॉमसन ने दिया था बेटा 1898 में, गिवन बाय जे थॉमसन इन 1898। जे थॉमसन ने दिया था बेटा 1898 में दिया था। This Thomson's model was also called बेटा वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था, वाटरमेलन की तरह ही जैसे वाटरमेलन तरबूज होता है, तो तरबूज में क्या है रेड एडिबल पार्ट होता है, रेड एडिबल पार्ट उसको पॉजिटिव स्फीयर मान लिया है, चार्जेस ऑफ पॉजिटिव स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और उसके अंदर जो बीज होते हैं उसके सीड्स होते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल उसको
एटम को थॉमसन ने एटम को किसके साथ कंपेयर किया था? वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था। और वी कैन ऑल्सो से दिस रेजिन पडिंग मॉडल। इसका दूसरा एक और नेम है बेटा रेजिन पडिंग मॉडल, है ना। जैसे केक वगैरह होता है ना, उसके अंदर हम डाल कुछ ना कुछ पॉइंट डालते हैं तो उसके अंदर एम्बेडेड कर देते हैं। ओके, हाँ, इसी तरह तो रेजिन पडिंग मॉडल सेम सिमिलर टू दिस। तो दूसरे नेम है इसके। थॉमसन्स मॉडल का मेन पॉइंट क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या था बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल an atom is considered as a sphere of positive charges. एटम को क्या कंसीडर किया गया बेटा? sphere of positive charges, and electrons are embedded. Electrons are embedded in it like seeds, and electrons are embedded in this like the seeds of watermelon, embedded in it like the seeds of वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन में तरबूज में बीज होते हैं, उसके सीड्स होते हैं, जैसे उसके अंदर रेड एडिबल पार्ट के अंदर जैसे वो होते हैं, तो उसकी तरह कंसीडर किया गया। एक और पॉइंट भाई, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कोई भी है, सपोज दिस एटम इज कंसीडर्ड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये सारे का सारा जो है दिस इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लाइक इन दिस वाटरमेलन जो तरबूज में होता है, रेड एडिबल पार्ट होता है ना, रेड एडिबल पार्ट इज कंसीडर्ड एज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। दिस वन रेड एडिबल पार्ट है, सपोज वाटरमेलन का, है ना। अब उसके साथ कंपेयर करें तो रेड एडिबल पार्ट मीन दिस इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन दिस वे like the seeds of watermelon. This electrons are embedded in this like the seeds of watermelon. अब पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट क्या था इसका बेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाए तो एटम इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल। ओके, मेन पॉइंट क्या था इस मॉडल का बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये पॉइंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था, फीचर था जो इसका कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। सो एटम इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल। सो एटम इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल। ये पॉइंट बिल्कुल सही बताया था इसने कि एटम न्यूट्रल होता है, और आज भी यही हम कंसीडर करते हैं कि एटम इज न्यूट्रल, कंसीडर्ड एज न्यूट्रल। ओके, बिकॉज जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे इसके अंदर। ओके, बट इस मॉडल की एक लिमिटेशन थी इसके बेटा। क्या लिमिटेशन थी? व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ थॉमसन्स मॉडल? इसने बाकी सब बताया कि न्यूट्रलिटी के पॉइंट को फॉलो करवाया इसने कि एटम इज न्यूट्रल, बिल्कुल सही था इसका पॉइंट, बट दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय रदरफोर्ड इन 1911। रदरफोर्ड ने डिस्कस किए थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, उनके रिजल्ट्स को वेरीफाई नहीं कर पाया, तो क्या लिमिटेशन बनी? दिस मॉडल वाज unable to verify results of alpha scattering experiments performed by Rutherford।
कब परफॉर्म किए थे? परफॉर्म बाय रदरफोर्ड। कब परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने? इन 1911। रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने 1911 में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। तो उनके रिजल्ट्स जो आए, उन रिजल्ट्स को वेरीफाई नहीं कर पाए, सो गॉट फेल। ओके, सो ये मॉडल फेल हो गया। तो उसके बाद रदरफोर्ड आया, फिर उसने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड्स मॉडल। बट रदरफोर्ड ने अपना मॉडल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स पर बेस होकर एक्सप्लेन किया था बेटा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट डू मीन बाय बेटा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स? क्या थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स ये भी आपने डिस्कस किया हुआ है। नाइन 10th क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय किसने परफॉर्म किए थे? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड बेटा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। ओके, क्या ही टुक ए गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल ली थी, बेटा। रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल अराउंड 100 नैनोमीटर थिक, 100 नैनोमीटर थिक एक गोल्ड फॉइल ली थी उसने। उस गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई, है ना। उस गोल्ड फॉइल में से मैं एक एटम कंसीडर कर लेता हूं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं इस पॉइंट को बेटा। सो दिस इज सपोज वन एटम, गोल्ड एटम ही। ओके, बेस्ट रिजल्ट्स गोल्ड के लिए थे, गोल्ड, सिल्वर एंड सो मैंने डिफरेंट, प्लेटिनम, बहुत सारे प्लेटिनम, पैरेडियम, बहुत सारे एलिमेंट्स लेकर, उनकी फॉइल लेके उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। बट बेस्ट रिजल्ट्स इसको यहाँ पर मिले थे, तो गोल्ड फॉइल लास्ट में फाइनलाइज हुई। हाँ जी, दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट बेटा, ये सेंटर पॉइंट हो गया एटम का। एंड दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स सपोज यहाँ पर। ओके, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, चलो बाद में करते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी पता चलेगा, ये नहीं कि अभी एक्सप्लेन कर दिया हम चाहे हम ले तो सिंपल ले लेते हैं इसको, बाद में डिस्कवर होते रहेंगे, पॉइंट्स होते रहेंगे तो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे पॉइंट्स को। दिस इज द एटम, दिस इज द एटम, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया इसका। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड bombard this gold foil with fast moving alpha particles, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट करवाए बेटा रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के, विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट करवाए दिस, एंड ही टुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस उसने ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्वेशंस ली? अभी वही डिस्कस करनी है। सिंपल पॉइंट्स हैं, एक बार बताते हैं माइंड में सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। इन दिस वे, इन दिस वे। this one. Okay, now क्या रहा है यहाँ पर देखिए, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से बेटा। these are the fast moving alpha particles, fast moving alpha particles, fast moving alpha particles है बेटा, alpha particles। Now what happened? जो रदरफोर्ड bombarded this atom with fast moving alpha particle, तो क्या ऑब्जर्वेशन आई? and took some observations, क्या ऑब्जर्वेशन and results, observations and results of alpha scattering experiments। क्या ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट्स है बेटा उसके? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या ली उसने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। इसका मीनिंग क्या है
कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स go straight without any reflection. This means that maximum part of an atom is empty. मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, इसका खाली है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया फिर? सेकंड पॉइंट व्हाट यू ऑब्जर्व? सेकंड पॉइंट बेटा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deflected through small angles. This means, इसका मीनिंग क्या बेटा? This means that there is a positively charged body. भाई अब अल्फा पार्टिकल पर हम पहले डिस्कवर कर चुके कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से। डिफ्लेक्शन होने का मीनिंग क्या है? ये डिफ्लेक्ट क्यों हुए? इसका मीनिंग क्या है कि कोई ना कोई जैसा चार्ज इन पर वैसा ही चार्ज यहाँ पर सेंटर पर है, कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है यहाँ पर एट द सेंटर। मीन दिस मीन्स दैट देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। दिस मीन्स दैट देयर इज ए positively charged body present at the center of atom. Body present at the center of atom. इसका मीनिंग ये है बेटा कि एटम के सेंटर पर कोई न कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स बेटा, लास्ट पॉइंट क्या रहा? लास्ट पॉइंट कि भाई वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स और ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ए फ्यू और वी कैन से वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बेटा 1 out of 20,000 deflected back, or we can say retrace its path। या तो डिफ्लेक्ट हो गया या रिट्रेस भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। दिस मीन्स दैट भाई इस सेंट्रल पोर्शन में से पार नहीं जा पाया, वो पास नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या? होल मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड एट सेंटर। दिस मीन्स दैट whole mass of an atom is concentrated at its center। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे बेटा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के। तो बेस्ड अपॉन दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स बेटा रदरफोर्ड डिवाइड एन एटम इन 2 पार्ट्स। रदरफोर्ड ने यहां से डिस्कवरी की थी भाई, रदरफोर्ड मॉडल की। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा Rutherford model of an atom based upon these alpha scattering experiments। बेटा Rutherford divided an atom in 2 parts। 2 parts में डिवाइड किया Rutherford ने। फर्स्ट इज न्यूक्लियस जहां पे इसका सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड है, एंड सेकंड पार्ट बेटा दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये है Rutherford मॉडल। ये जो अभी डिस्कस किया दिस इज नॉट Rutherford मॉडल। कई बार बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, पूछा गया रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन कर देते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो सेकंड मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो बेस्ड अपॉन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स बेटा, बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स ऑफ अल्फा scattering experiments, he divided, he mean Rutherford
divided an atom in two parts. In two parts beta. First is nucleus. First part is nucleus beta. Nucleus क्या है nucleus? What do you mean by nucleus? This is a heavy small size body present at the center of the atom where its whole mass is concentrated. क्या होता है बेटा? A heavy small size body present at the center of atom where its whole mass is concentrated. जहां पर इसका सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है. सेकेंड पार्ट इज बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम. रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम. कौन सा रेस्ट पार्ट? एक्सेप्ट न्यूक्लियस भाई. एक्सेप्ट न्यूक्लियस. The part present around the nucleus, the space present around the nucleus, हम ये बोल सकते हैं. और we can say बेटा कैसे बोल सकते हैं इसको? The space present around the nucleus is called extra nuclear part. इसको extra nuclear part बोलते हैं बेटा. Where around the nucleus, एक छोटा सा और पॉइंट बोल देता हूँ. Where electrons are distributed. Where electrons are distributed. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बेटा, पहले होते हैं वहां पर. इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं बेटा. सो दिस इज रदरफोर्ड मॉडल. अब रदरफोर्ड मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी बेटा. नाउ लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बेटा. लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. दो तीन लिमिटेशन थी छोटी छोटी. लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. क्या लिमिटेशन थी? लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स. फर्स्ट बेटा, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ये बेटा एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था भाई दिस इज न्यूक्लियस. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बेटा, इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी. अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इसका मीनिंग क्या है? अल्टीमेटली इट फॉल्स इन न्यूक्लियस. And if electron falls in nucleus, then atom will burst. If electron falls in nucleus बेटा, इसका मीनिंग क्या है? Then atom get burst. इसका मीनिंग तो ये हो गया बेटा. और एटम बर्स्ट होगा तो mean atom cannot exist. Mean atom cannot exist. इसका मतलब एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई. अगर ये गिर जाएगा तो इसके अंदर बर्स्ट हो गया तो. बट यू नो, बट बेटा मैटर एग्जिस्ट. मैटर एग्जिस्ट करता है. मैटर एग्जिस्ट करता है. दिस मीन्स दैट क्या? एटम ऑल्सो एग्जिस्ट. और एटम एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब तो कंट्राडिक्शन होगा. सो इट बिकम्स लिमिटेशन. ये लिमिटेशन हो गई बेटा. फर्स्ट लिमिटेशन थी. किसकी लिमिटेशन हमने डिस्कस किया बेटा? दैट इज रदरफोर्ड मॉडल की. सेकेंड लिमिटेशन बेटा, it was unable to explain line spectra of elements. Second limitation, it was unable to explain line spectra of elements. भाई जैसे बेटा हम एक्सरे करवाते हैं, तो बोन जहां से फ्रैक्चर होते हैं उसका फोटोग्राफ आ जाता है. सेम जब एलिमेंट्स का भी हम डिफरेंट एलिमेंट्स का हम स्पेक्ट्रम लेते हैं बेटा, इसी टाइप से स्पेक्ट्रम लेते हैं तो डिफरेंट लाइंस आर देयर इन द स्पेक्ट्रम. वो लाइंस क्यों आई?
इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सो इट ऑल्सो बिकम्स लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन बेटा इसकी inability to explain distribution of electrons and their energy around the nucleus in the extra nuclear पार्ट। बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं उसने बताया था, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, कहां पर किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, कहां इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन सब के बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, सो ऑल दीज बिकम लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट। अगेन आई वांट टू टेल यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।